सभी को नमस्कार। आज 16 मार्च है और 16 मार्च जो है जो बिहार डेली न्यूज़ एनालिसिस में सीरीज में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से है या एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। और ये बिहार डेली न्यूज़ एनालिसिस 10 मार्च से मैं स्टार्ट किया हूँ और पर डे ये वीडियो आ रहा है। और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार में जो भी 5-6 न्यूज़पेपर जो पॉपुलर आती है जिसमें कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आपका हिंदुस्तान, इसमें प्रभात खबर, आज तक भी एक है, आज नाम है उसका। तो ऐसे करके जो भी जो पटना एडिशन में जो आती है उसको मैं डेली बेसिस पे कवर कर रहा हूँ। और इसमें पीटी, मेंस में जीएस और आपका एसे और इंटरव्यू, इन सब के लिए काफ़ी यूजफुल है। और आज के इस लेक्चर में 2 जीएस का बिहार स्पेशल का 2 मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोरल से डिस्कस करूंगा, जिसमें एक तो बिहार में इंडस्ट्री का क्या अभी है पोजीशन, उसमें क्या कमियां हैं, क्या संभावना है, और दूसरा जातिगत जनगणना का क्या लाभ और क्या हानि है। एक क्वेश्चन कल मैं दिया था वायु प्रदूषण को लेके, तो वायु प्रदूषण का मोरल में तैयार नहीं हो पाया, उसको हम कल कवर कर लेंगे। तो आज जो है जो पीटी के पर्पज से कवर करेंगे ही करेंगे। आज के इस लेक्चर में 2 इम्पोर्टेंट मेंस का भी मॉडल आंसर हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो इसमें आज न्यूज़ है पीटी के पर्पज से कि G20, आपको पता है G20 का जो बैठक जो है इंडिया के हर एक लगभग शहरों में हो रहा है। तो G20 समूह का जो पटना में 22 से 23 जून को बैठक हो, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। जून को बैठक के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र का चयन किया गया है, ये डेट याद रखिएगा बस। इसके अलावा उसमें आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये लोग जो आएंगे अलग अलग देशों के जो लोग आएंगे, जिसमें कि 20 देश है, जिसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन जो G20 में है। ये सब कहाँ कहाँ घूमेंगे? पटना, बोधगया, राजगीर, वैशाली। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर्यटन को लेकर जो कहीं ना कहीं विकास का ज़्यादा चांस होगा जब ये लोग यहाँ आएंगे। तो बस इतना आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, बाकी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। बाकी ये जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज इसी का मैं मोरल भी डिस्कस करूँगा कि बिहार में उद्योग की क्या संभावना है, क्या इसकी योजनाएं हैं बिहार सरकार की, और विकास का क्या क्या काम हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा मैं बिहार में इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है इस समय डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए एक आखिर में ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सरकारी विभाग 7% तक अधिक कीमत पर करेंगे खरीद। मतलब कि ये खुद जो उद्योग मंत्री हैं बिहार के, उनका कहना है राज्य के उत्पाद ज़्यादा दाम पर खरीदे जाएंगे ताकि यहाँ के जो उत्पादक है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनमें उत्साह बढ़े कि नहीं हमको जो ना सामान बनाने के बाद हमको इनकम ज़्यादा होने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए खुद राज्य सरकार विभाग में उत्पादित सामग्री की कीमत 7% अधिक होने पर भी उसे अन्य खरीद में प्राथमिकता देगी, यानी अन्य राज्य के प्रदेश में उत्पादित सामान को खरीद में वरीयता दी जाएगी। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपनी खरीद नीति को संशोधित कर दिया है। खरीद नीति को व्यवहारिक बनाते हुए इसे बिहार के उद्यमियों के लिए अनुकूल बनाया है। हालांकि गुणवत्ता और निर्धारित मापदंड में कोई छूट नहीं है। उसे भी गुणवत्ता में तो क्वालिटी में तो इसे छूट देना भी नहीं चाहिए ना, क्वालिटी तो अच्छा होना ही पड़ेगा तभी ना कोई सामान खरीदेगा। आगे उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा कि ये प्रावधान राज्य सरकार के सभी विभाग, संस्थान, निकाय, स्थानीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राइमरी मतलब पहले स्थान देंगे। बड़े और जो मीडियम और जो स्मॉल जो साइज़ के जो लार्ज और स्मॉल जो मीडियम साइज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, राज्य के बाहर की तुरंत 2% और छोटे उद्योगों के उत्पाद को 7% तक की अधिक कीमत पर जो है ना खरीद लेंगे। मतलब कि जो आपका लार्ज है और जो मीडियम साइज़ का जो होता है इंडस्ट्री, उसमें 2% अधिक दाम पर भी खरीदने को तैयार है, और जो सबसे स्मॉल जो रहेगा उसमें जो है 7% पर जो है ना ये खरीदने को तैयार है। ऐसा नीति में कहा गया। राज्य सरकार के सभी विभागों को अगले वित्त वर्ष में इस नीति का पालन करना होगा। इससे घरेलू उत्पाद निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को बल मिलेगा। यही नहीं, एक तरफ जो है सूबे जहाँ रोजगार के प्रचुर अवसर उत्पन्न होंगे, वहीं दूसरी तरफ आय भी बढ़ेंगे। अवसर बढ़ने पर युवाओं की अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। अब देखिए अब ये एग्जाम में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछे बिहार सरकार जो है उद्योगों के बढ़ावा देने सरकार क्या कर रही है, तो ये लिखना पड़ेगा कि जो उद्योग है, छोटे बड़े उद्योग, उसको अधिक कीमत पर खरीदने को तैयार है। ठीक है, इससे ये सब फायदा होगा। ये पूरा पॉइंट आप अपने कॉपी में लिखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसमें और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखें, राज्य के हर जिले में 500 से अधिक बने उद्यमी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछे बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, युवा उद्यमी योजना है, स्कीम चला रही है, यहाँ लिखा उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हर जिले में
500 से अधिक नए उद्यमी बने हैं। इस योजना के तहत अभी तक करीब 29,828 लाभुकों को 1450 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2022-23 में 6,432 लाभुकों को चयन किया गया। तो कहीं ना कहीं इससे निवेश का माहौल बना। ये तो पूरा आपको एग्जाम में मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे में लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ लिखा हुआ 8,558 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मंत्री ने कहा कि अब तक इतना करोड़ रुपये को निवेश प्रस्ताव मंजूरी दी गई है। राज्य के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा बिहार में स्टार्टअप की संभावना, क्योंकि युवा लोग ही स्टार्टअप को खोलते हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पटना में मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में 64 स्टार्टअप के लिए 110 सीट और फ्रेजर रोड स्थित वित्तीय निगम विभाग में 200 से अधिक सीट वाले वर्क स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। देखिए सब बिहार सरकार का प्रयास हो रहा है कहना। उसके बाद एक और है यहाँ पे सिल्क का, जो कोकून से सिल्क जो बनता है, कोकून बैंक संभालेगी जीविका दीदी। देखिए बिहार में जो जीविका जो कार्यक्रम है, जीविका जो दीदी है, ये लगभग हर एक क्षेत्र में जा रही है। मतलब कि आर्थिक में इनका दबदबा है ही, और भी कई क्षेत्रों में इनका यूज किया जा रहा है। इसलिए जीविका दीदी से क्वेश्चन इस बार 67 में मेंस में ऑलरेडी पूछ चुका है, देख लीजिएगा। 67 पेपर 2 में जीविका दीदी से बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। इस बार हमको लगता है कि एसए में जीविका दीदी से क्वेश्चन एक रहना चाहिए और मेंस में भी रहना चाहिए। इसलिए जीविका दीदी का एकदम बेहतरीन से आपको तैयार करना पड़ेगा। और मेरा जो बिहार जो सर्वे जो फिर चल रहा है, जिसमें 3-4 वीडियो बना दिया हूँ, उसमें मैं अलग से जीविका दीदी को कवर करूंगा, तो उस पर ध्यान रखिए। जब वीडियो आएगा तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मंत्री ने बताया कि सिल्क उद्योग को प्रोत्साहन के लिए जीविका दीदियों का सहायता ली जाएगी। यही नहीं, उन्हें इसके लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए मशीन उपकरण की खरीद कोकून बैंक के संचालन की जिम्मेदारी जीविका की होगी। इसके अलावा पूर्णिया मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य खादी बोर्ड की जमीन पर खादी मॉल निर्माण करने के लिए इतना करोड़ रुपये दिया गया। राज्य सरकार एक बड़ी पहल मलबरी रीलिंग यूनिट को स्थापना कर रही है। पूर्णिया के धमधाम इसे स्थापित करने की योजना चल रही है। अब ये मलबरी भी जो इसे भी कपड़े का प्रोडक्शन का एक है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि कहाँ पीटी पूछे कहाँ लग रहा है, तो आप पूर्णिया के धमधाम लग रहा है। तो आप ये सब चीज़ मेंस पीटी सबके लिए ये बात इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है ना, इसका मॉडर्न फॉर्म डिस्कस हम करेंगे लास्ट में। अगला है स्टार्ट। अब यहाँ देखिए बिहार कनेक्ट में देश भर से जुटे निवेशक। अब देखिए बिहार में उद्योगों का माहौल बन रहा है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, काफ़ी बेहतर प्रयास हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिहार में उद्योगों के विकास के देश भर में आए दर्जन से अधिक निवेशकों को जुटान हुआ। बुधवार को 2 दिवसीय बिहार कनेक्ट 2023 का शुरुआत मौर्या परिसर में किया गया है, ठीक है। इस मौके पर पहले तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ। शुरुआत में उद्योग विभाग के अपर सचिव ने बताया कि बिहार में स्टार्टअप का माहौल जो है बेहतर भविष्य है। यहाँ नए स्टार्टअप लेकर युवा उद्यमी सामने आ रहे हैं। राज्य में अब तक 246 स्टार्टअप का चयन हो चुका है। बड़े स्तर पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए निवेशकों का समर्थन। ऑब्वियसली जो नए स्टार्टअप होते हैं उनको पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। पैसा पूंजी कौन देगा? बड़े बड़े कंपनी देगा। तो बड़े बड़े कंपनी को बिहार सरकार बुला के इन स्टार्टअप को ना फंड दे रही है। सरकार भी अलग से फंड देने का प्रयास कर रही है। आगे यहाँ लिखा है, इन्होंने खुद बोले हैं कि राज्य सरकार स्टार्टअप को प्रमुखता देने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को लागू किया है। इसमें 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण राशि नए स्टार्टअप को 10% को दिया जा रहा है। इसके अलावा कई आकर्षक प्रावधान स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए हैं। तो कार्यक्रम नामचीन उद्योगपति आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना बिहार में जो है ना स्टार्टअप को लेकर जो है बेहतर काम हो रहा है। बाकी इसका जो औपचारिक जो शुरुआत जो है आज गुरुवार है बिहार कनेक्ट का किया जाएगा। तो बाकी 2 दिन चलेगा। तो इसमें आगे कल जो डेवलपमेंट होगा उसको हम देखेंगे। कुछ ना कुछ घूमना जरूर होगा, तो जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा या एसए के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी देखिए यहाँ लिखा है बिहार के 45 स्टार्टअप में 16 इन्वेस्टरों ने अपना इच्छा जताई। मतलब 45 स्टार्टअप है, 16 जो निवेशक करने हम इसमें पैसा क्या करेंगे, लगाएंगे। यहाँ लिखा है बिहार के 45 स्टार्टअप में देश के नामचीन 16 इन्वेस्टरों ने रुचि दिखाई है। ड्रोन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लॉजिस्टिक, एग्रो मशीन समेत अन्य स्टार्टअप इन इन्वेस्टरों को पसंद आई। मतलब कि ड्रोन का तो अब एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा यूज हो सकता है। एग्रो मशीन जो सिंचाई के लिए कुछ छोटे छोटे मशीन बनते हैं, पंपिंग सेट बनता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये सब जो है ना आप यहाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब पॉइंट ऑफ व्यू में नोट डाउन कर ले। बाकी इसमें कल जो मीटिंग में होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हाँ ये तो बता ही दिया कि 22 जून को चलेगा G20 की मीटिंग, इसको ध्यान में रखेगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ये अगर पूछेगा खेल में बिहार, तो बिहार खिलाड़ियों के बूते दुनिया कह रही वाह रे बिहार। मतलब कुछ कुछ खिलाड़ी का नाम याद रखिए। हमको जो है ना बिहार का स्थापना हुए 111 वर्ष होने जा रहा है। यहाँ पे जो अपना बिहार में कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे कि अभी तक में यहाँ लिखा हुआ बिहार के खिलाड़ियों के लिए मैदान मारने का जिक्र जब शुरू होगा तो गंगा किनारे बालू पर दौड़ ओलंपिक का सफर तय करने वाले विश्वनाथ सिंह, एशियाड की विजेता कबड्डी टीम में राजीव कुमार का प्रदर्शन और कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पर निशाना साधने वाली फ्रेंसी सिंह को
पहले याद किया जाएगा। अगर क्वेश्चन बिहार में आ जाएगा, हमें बिहारी होने पर गर्व क्यों है, अगर ऐसे में आ जाएगा तो आप इन सब खिलाड़ियों का नाम लिख लीजिए। ये अलग अलग क्षेत्र के हैं, कोई निशानेबाजी से है, कोई क्रिकेट से है, कोई कुछ अलग अलग इलाके से कोई एथलीट है, तो ये नाम सब आप याद रख लीजिए किस किस खेल से खेलते हैं। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे सफलतम कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी का नाम, रांची, भले ही वो रांची में, लेकिन उनका कहीं ना कहीं बिहार से को पहचान मिला था जब वो स्टार्टिंग में खेलना शुरू किए थे। फिर अभी क्रिकेटर ईशान किसान भी जो हैं, ये भी, इसका भी नाम आप जिक्र कर सकते हैं। बिहार ने भारतीय टीम को दी हैं 3 विकेट कीपर, जिसमें कि तो 3 विकेट की, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को ना नाम याद रखें कि जो क्रिकेट हो या ओलंपिक हो या मतलब बिहार के खिलाड़ी का नाम ऐसा कि नाम नहीं है, ठीक ना, इसको आप ध्यान में आप रखेंगे, ठीक। उसको ये अभी जो मैं कुछ दिन पहले भी पेपर में आपको न्यूज़ में कवर आया था, मैं बताया था कि राष्ट्रीय अंतर या जूनियर एथलीट मीट में ट्रायलथॉन खिलाड़ी 25 वर्षीय रोहतास के पीयूष श्रीवास्तव ने रिकॉर्ड बनाया था। ये मैं बताया था आप लोगों को, तो ये भी देखिए, इसका भी नाम आप जिक्र कर सकते हैं। कहने मतलब ये है, ये सब आपको पूछेगा तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए, ये खुशी कुमारी क्या, देखिए वेट लिफ्टिंग करती है, तो एक क्वेश्चन पूछेगा पीटी में क्या करती है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है खुशी कुमारी, तो इसको पीटी में आपसे पूछने का चांस बनता है। आगे जो है इसमें वही है कि हाँ, पैरालंपिक में प्रमोद का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर श्रेयसी सिंह जो है ना आपका शूटिंग में है इनका, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये सब नाम आप इधर क्षेत्र को लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इन सब ने खाली क्षेत्र लिख लीजिए, ये किस में खेलते हैं, ये किस में खेलते हैं, ये किस में, ये किस में, ये किस में, और उसका कुछ उपलब्धि लिख दीजिए। जब भी ऐसे में लिखना तो आप इसको जरूर शामिल कीजिएगा। नेक्स्ट है, हाँ, ये जो है जातिगत जनगणना बिहार में चल रहा है, तो अभी सेकेंड फेज का जो है ना 15 अप्रैल से शुरू होगा, और इसमें 17 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये ठीक है, सेकेंड फेज शुरू हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मेनली है कि आपसे क्वेश्चन जो है ना जो पूछेगा जातिगत जनगणना के क्या लाभ है, इससे क्या उत्पन्न होते हैं, इसका मैं अभी मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो कि एग्जाम में पूछना चाहिए। नेक्स्ट जो है अगला, हाँ, ये जो है देखिए बड़ा मतलब अच्छा मुद्दा है, और सब एक तरफ सेंसिटिव मुद्दा है कि एक तरफ जो है ना, जो बिहार सरकार में जो रेगुलर जो जॉब बेसिस करते हैं, रेगुलर बेसिस पे, उनको जो है ना, जो महिलाएं हैं उनको जो महामारी के दिनों में जो है छुट्टी मिलता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करती है, मतलब उनको जो है ना छुट्टी देने का ना प्रावधान खत्म कर दिया गया। मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि महामारी के दौरान मिलने वाले 2 दिनों के विशेष अवकाश के बंद होने से सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मी है उनमें जबरदस्त आक्रोश है। 2 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन ना तो अफसर ने आदेश का सुधार किया, ना ही नेता इस पर कुछ बोल पाए, इसलिए लोग ना सचिवालय के पास एक धरना दे रहे थे। अब देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये सब बड़ा मतलब कि मुद्दा है जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई है और इनके कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए ऐसे इशू पे विधानसभा या नेता या कोई भी जो समाजसेवी को सरकार पर प्रेशर डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, इस पेपर में दिया है, दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज पे यही खबर था आज कि जो है ना, एक तरफ तो जो छुट्टी को लेकर ये महिलाएं सड़कों पे थी, और दूसरी तरफ देखिए ये जो मुद्दा, चूँकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ ये मुद्दा जो है ना विपक्ष को उठाना चाहिए था विधानसभा में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है विधानसभा में जिनको उनका दर्द उठाना था वे विपक्ष, भाजपा माइक तोड़ने वाले अपने एमएलए के आचरण को सही साबित करने में जुटी रही। और दूसरा देखिए यहाँ लिखा है पक्ष परिवार को बेल मिलने की खुशी में लड्डू बांटने में व्यस्त रहा था सत्ता में हृदय राजद। अब यहाँ पे देखिए यही है, देखिए मीडिया का अगर आप देखिएगा, मीडिया का सही रोल भी है भारत में, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत ही मीडिया करती है। आप यहाँ पे अगर मीडिया अगर जाओ ऐसे और क्वेश्चन लिखना हो कि मीडिया की भूमिका, तो आप यहाँ से भी ना एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक ना, कि जहाँ जो है ना विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष अपने हित मतलब अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे उस दिन। उसी तरह एक पटना में एक महिलाओं को लेके जो महामारी के जो विशेष दिन होते हैं उसमें जो बहुत बड़ा इशू था उसको लोग उठाने में नाकाम रहे, लेकिन मीडिया में इस बात का जिक्र हुआ। तो कहीं ना कहीं ये लोग होता है ना कि भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो देखिए आपका विधायिका भी चुप है, कार्यपालिका भी चुप है, अब यहाँ कौन आएगा? लोकतंत्र का जो 4th पिलर है वो यहाँ पे ना इस खबर को छाप रही है। अगर इस खबर को अगर जगह दे रही है न्यूज़पेपर वाला, तो इसका मतलब ये है कि मीडिया भी सेंसिटिव मुद्दे को उठा रही है। तो ऐसे चीज़ों में देखिए कोई भी अगर खबर है तो उसको आपको अलग अलग एंगल से सोचना पड़ेगा, इसको हम कहाँ पुट कर पाएंगे। ये जो इस वीडियो के माध्यम से बस यही प्रयास ये है आप लोग के लिए कि आपको सिर्फ एक अलग अलग डायमेंशन से एक राह दिखाना, इस
ऐसे सोचिए, और आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे मेंस में हो या पीटी, सॉरी पीटी नहीं होगा, ऐसे में। और अगर कभी इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो आप दे सकते हैं जब आप इस तरह के, तो और अभी आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। तो इसको जो आप कहीं लिख लें, जैसा जितना मैं डिस्कस किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट खबर चलते हैं, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट इसमें हाँ, ये देखिए पीटी मेंस एफए सब के लिए शिक्षा विभाग बिहार दिवस 2023, जी हाँ ये बिहार है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति मेन थीम है। अब देखिए मैं क्यों इसको लिया हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 121 साल होने जा रहा है, ठीक है, पहली बात तो ये है। उसके बाद यहाँ देखिए ज्ञान, आध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखने वाले चाणक्य, आर्यभट्ट, महावीर, बुद्ध, चंद्रगुप्त, अशोक जैसे महासागरों की धरती है बिहार। भारत के स्वर्णिम इतिहास के साक्षी गुरु गोविंद सिंह और मां जानकी की जन्मस्थली है बिहार। बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में दर्शन है, प्राकृतिक सौंदर्य, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, उपजाऊ भूमि और जल जीवन हरियाली से परिपूर्ण हमारा राज्य अपने आप में अनोखा है। अब ये जो है सरकार का लाइन है, आप इसको ऐसे में और हम यूज कर सकते, अगर मतलब यही ऐसे आ जाए, हाँ जी हाँ ये बिहार है, तो फिर क्या कीजिएगा, ऐसे बन सकता है, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने ऐसा कहा है। तो इसका मतलब ये जो है ना, आप इसको लिख लें, ये पूरा पॉइंट लिखना, क्योंकि अच्छा हमको लगा इसलिए मैं इसको आपको ये बता रहा हूँ। बाकी थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इस पर भी निबंध आ सकता है, इस पर मैं निबंध अलग से कराऊंगा वीडियो में। तो जैसे आज मैं कराया हूँ कि भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ऐसे करके ना अच्छे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे का भी मैं जो है ना वीडियो फिर में लगातार आते रहे, बस जुड़े रहें, बहुत कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है ना, ये जो विधानसभा जब सत्र चलता है तो जो मेंबर एक दूसरे से जो प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ मैं लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा के सदस्य ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। एक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि परीक्षण के ट्रेडिंग के अभाव में खाड़ी देश में जाने वाले बिहार के लोगों का जो शोषण था उसका मुद्दा उठाया। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि बिहार से लगभग 4.5 लाख प्लम्बर, ड्राइवर, बिजली का काम करने वाले जो नॉन मैट्रिक रोजगार की तलाश में खाड़ी देश गए, लेकिन तकनीकी जानकारी के अभाव में वे शोषण का शिकार हो रहे हैं। क्या सरकार पश्चिम चंपारण सहित अन्य जिलों में ट्रेनिंग केंद्र स्थापित करेगी? फिर जो मंत्री का जवाब आया, फुरेंद्र मंत्री हैं श्रम विभाग के, तो उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों में 24 ट्रेनिंग केंद्र है, इसके माध्यम से जो है ना ट्रेनिंग का काम जो है ना किया जा रहा है। नए ट्रेनिंग स्थापना केंद्र खोलने की कोई योजना नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा उसी ने कि जो प्रेजेंट में जो ट्रेनिंग केंद्र की अपेक्षा कई गुना अधिक नॉन मैट्रिक कारीगर है, उनके ट्रेनिंग के लिए नए केंद्र की स्थापना, मतलब लोग ज़्यादा है, रिसोर्स मानव संसाधन ज़्यादा, लेकिन ट्रेनिंग की सुविधा उतना अधिक नहीं है। तो फुरेंद्र आप बोलते हैं कि नए ट्रेनिंग खोलने की सरकार तत्काल कभी कोई योजना नहीं है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए बिहार में ट्रेनिंग को लेकर कोई क्वेश्चन पूछ दे, कौशल विकास को लेकर कोई क्वेश्चन पूछ दे, हमारे देश के जो हमारे बिहार के जो मजदूर या श्रमिक जो माइग्रेट करते हैं खाड़ी देशों में, तो उनके पास क्या है ना, कोई ट्रेनिंग अच्छा नहीं है उनके पास, इसलिए उनको वहाँ अच्छे जॉब नहीं मिलता। वही अगर आप बात कीजिएगा केरला के जो वहाँ के जो लोग जाते हैं पलायन करके खाड़ी देश में, उनके पास ट्रेनिंग होता है, अच्छे नर्स होते हैं और भी कई स्किल सीखे होते हैं, इसलिए केरला वालों की सैलरी वहाँ पे बिहार के श्रमिकों के कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन बिहार वासियों का कम है। तो आप ये जो है ना, जब भी कभी आंसर दें इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी और भी एक दो मुद्दा जो कि आपके काम के लायक है कि आपको पता है कि जो नदी में गाद ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अशोक कुमार जी ने पूछा है कि समस्तीपुर स्थित करह नदी, देखिए अब नदी का भी नाम याद रखिए कि नदी कौन का कहाँ, ये करह नदी फ्लूगिट गेट के पास गाद भर गया है, इसका कोई उपाय कीजिए। तो यहाँ पे जो संजय कुमार झा जो जल संसाधन मंत्री का ना गाद निकालने के लिए जो है ना नए वित्त वर्ष में मतलब कि काम किया जा रहा है, अगले बार से तक निकल जाएगा। एक और देखिए नदी है बेगूसराय के बखरी प्रखंड में एक चन्हा नदी है, चन्हा। ये तो नदी पूछेगा तो ये नदी उत्तर में बहती है, उत्तर बिहार में बहती है कि साउथ बिहार में बहती है, पीटी के पर्पज से आपको पूछेगा, क्योंकि इस नदी का नाम करह नदी का नाम जो है किसी बुक में नहीं दिया हुआ। यहाँ देखिए यहाँ पे चूंकि ये विधानसभा का सत्र है ना, आप क्वेश्चन आप देखिएगा जो वक्त मियाँ का जो क्वेश्चन पूछा है इस बार जो 68 में कहाँ पाया, वो तेजस्वी कुमार वक्त के बारे में से बोल रहे थे विधानसभा में अपना भाषण के दौरान, क्वेश्चन पूछ लिया था। मेरा पर्पस ये है कि जो चीज़ आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा वो मैं आपको इस डेली न्यूज़ एनालिसिस के जरिए देने का प्रयास मेरा है। बाकी आप लोग इसको जरूर याद रखें और एग्जाम में जवाब इसका जवाब दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम लोग।
हाँ, ये वायु प्रदूषण की समस्या उनका समाधान और साइंस टेक में क्या भूमिका है, ये मैं कल क्वेश्चन हालांकि दिया हूँ, लेकिन आज इसका तो मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन कल इसका कंप्लीट में बिहार में वायु प्रदूषण क्या समस्या है, उसका क्या समाधान और साइंस टेक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको मैं अलग से कल कराऊंगा। तो अभी देखिए कल भी न्यूज़ ये आया था कि जो बिहार के जो ज़िले हैं, जैसे दरभंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषण में है, तो वही यहाँ पे है, लगातार बढ़ रहा है खतरा, 3 वर्षों में दोगुना हुआ है AQI, मतलब जो इंडेक्स है जो वायु प्रदूषण, वो बढ़ता ही जा रहा है हमारे राज्य में। यहाँ देखिए, इसको बड़े में देख लीजिए यहाँ पे एक बार आप, हाँ यहाँ पे लिखा हूँ, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मंगलवार को जारी होने के बाद बिहार में प्रदूषण का बढ़ता लेवल एक बार फिर से चर्चा का विषय है। इसमें कहा गया है प्रदेश के 5 दरभंगा, दानापुर, पटना के साथ साथ छपरा, मुजफ्फरपुर दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहर में शामिल, और जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा बढ़कर 80 से लेकर 90 पॉइंट तक हो। देखिए, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मतलब ये है उस डस्ट पार्टिकल का जो रेडिएशन 2.5 से कम है, मतलब कि ऐसे ये जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम रेडियस के होते ही हमारे लंग्स को बर्बाद कर सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो वही है, और आगे यहाँ लिखा हुआ है कि ये मानक से लगभग 15 से 16 गुना अधिक है, समझिए। और पिछले 4-5 वर्षों में बिहार में वायु प्रदूषण का असर लगातार बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं समस्या है और मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं हमारा कमी है। तो यहाँ देखिए बताया गया है पेपर में कि जो है प्रदूषण की 5 मुख्य वजह हैं। मैदानी क्षेत्र में हल्की दोमट मिट्टी जो किसी भी वजह से हवा में एक बार उड़ने के बाद बहुत देर तक तैरती है, बिना पानी डाले सफाई हम लोग कर लेते हैं। देखिए गांव घर में क्या होती है कि जो झाड़ू जब हमारे घर में माँ बहन लगाती है तो ऐसे ही नहीं लगा लेती है, वो पानी नहीं छिड़कती, कुछ लोग छिड़कते भी हैं, लेकिन वही पानी छिड़क के करने से धूल नहीं उड़ेगा। बिना ढके निर्माण से बढ़ रहा धूल कण जो वातावरण में क्या हो रहा है, फैल रहा है। फिर नदी किनारे बालू का हवा बहुत तेज गति से होता है, क्योंकि बिहार में नदियों का बहुत सारा नदी है, गंगा नदी है, कोसी, ऐसे में बालू पाए जाते हैं। जब भी कभी हवा बहती वो शहर की ओर आ जाती है और यह प्रदूषण को बढ़ा रहा है। बड़ी संख्या में 5 साल से अधिक पुराने वाहन भी चलते, ये देखिए कितना जेन्युइन रीजन है। अगर कारण आप लिखेंगे एग्जाम में तो नंबर तो मिलना तय है। चलिए, बाकी किताब खरीदिएगा, किताब वही पुरानी घिसी पीटी बात में लिखा रहता है, लेकिन हाँ पेपर में आप अच्छी बात है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे फिर वही है कि कैसे कैसे बढ़ गया, देखिए यहाँ पे दिया है। इतना इंडेक्स आपको याद नहीं रखना है, बस सिंपल कि हाँ बस इस कुछ शहर का नाम याद रखिए, चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी आगे चलते हैं हम। हाँ, ये देखिए कार्यक्रम हो रहा है नाट्य समारोह 2023, कहाँ हो रहा है ये, गया में हो रहा है। ये जो है ना उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के द्वारा किया जा रहा है, और साथ साथ कला संस्कृति और बिहार युवा विभाग द्वारा ये कराया जाती है। ध्यान रखिएगा कहाँ हो रहा है, नाट्य समारोह गया में हो रहा है। बस ये पीटी के पर्पस होता है, पूछ सकते हैं कभी कभी। तो ये आपका जो मेनली आज न्यूज़ था। आइए अब 2 क्वेश्चन को मुराफर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार में उद्योगों के लिए संसाधन, संभाव्यता, योजना तथा विकास का परीक्षण कीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी प्रीवियस ईयर का ही मैं लिया हूँ, और चूँकि आज जो उद्योग मंत्री का जिस तरह से जवाब आया है और जिस तरह से उद्योगों का मीटिंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए करंट का इशू है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ और मैं काफ़ी डिटेल में इसको बता रहा हूँ, आप इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे देखिए सिंपल आपको ये क्वेश्चन ये है कि उद्योगों के लिए रिसोर्स क्या है, हमारे पास संसाधन है क्या, फिर क्या योजनाएं सरकार चला रही है और विकास कहाँ तक हुआ, ये 3 बातों को जिक्र करना है। तो पहली बात हम क्या भूमिका में आप सिंपल लिख सकते हैं कि बिहार जो है ना, हालांकि अभी वर्तमान में द्वितीयक क्षेत्र में लगभग 20% के आसपास जीडीपी में, लेकिन इसका मतलब कि नेशनल लेवल से काफ़ी कम है। नेशनल लेवल जहाँ 30% के आसपास जीडीपी में है, लेकिन बिहार का कम है, इसका मतलब पिछड़ी स्थिति में है। लेकिन यहाँ पे संसाधन की संभावना काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप लिखिए कि हमारे पास क्या क्या संसाधन, देखिए मैं क्या लिखा हूँ, प्रचुर मात्रा में उपजाऊ जमीन, अन्य प्राकृतिक संसाधन, मैदानी भाग की उर्वर जमीन पर अनेक उद्योग के लिए कच्चा माल, गन्ना, जूट, तंबाकू, चावल, गेहूं इत्यादि की खेती की जा सकती है। दक्षिणी जो भाग है संकीर्ण पट्टी में सीमित मात्रा में खनिज पदार्थ जैसे कि पैराइट है, चूना पत्थर है, ऑक्साइड है, अवरक है, चीनी मिट्टी है। सीमेंट उद्योग के लिए संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बाजार और श्रम की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा है ना, हम हमारे देश के लेबर तमिलनाडु या अन्य विदेश जाते हैं, क्यों नहीं हम अपने लोगों को यहाँ काम दें। परिवहन की सुविधा, रेल, सड़क भी ठीक ठाक है। कई ऐतिहासिक नगरी है जहाँ सांस्कृतिक जैसे कि पर्यटन का संभावना हो सकता है, उद्योग पर्यटन बढ़ सकता है। कृषि उत्पादन, गन्ना, आलू, मक्का काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इथेनॉल से प्राप्ति, इसको इथेनॉल में यूज हम लोग कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब ये है ना कि संभावना पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, रिसोर्स जो अपने पास है।
अब यहाँ लिखेंगे सरकार ने उद्योगों के विकास को जो ध्यान दिया, जैसे कि रेशम के लिए भागलपुर को चुना है, फिर वस्त्र तथा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया रखा भागलपुर में, बांका में, जहानाबाद में, पटना, इस सब जगह चुना गया है। जूट आधारित उद्योग का विकास पूर्वी बिहार में किया जा रहा है। वहीं गन्ना के लिए उत्तरी मैदान को चुना गया है, ठीक ना। फिर आगे जो है इसमें बरौनी में आपका उर्वरक है, रोहतास में बैट का उद्योग लगा हुआ है, केमिकल फैक्ट्री है, डालमिया नगर में सीमेंट बनता है। मतलब स्पष्ट है कि बिहार सरकार और या बिहार में जो है ना इस तरह के उद्योग अलग अलग क्षेत्रों में है। बाकी मखाना का जिक्र कर सकते हैं आप, एथनॉल का जिक्र कर सकते हैं, अभी जो लेदर इंडस्ट्री का आगे मतलब सरकार ने प्रयास किया, सब आप जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक अलग से बता रहा हूँ कि आखिर बिहार में जो है ना उद्योगों के पिछड़ेपन का क्या वजह क्या है। देखिए यहाँ पे आप कारण जैसे लिखिएगा ना, तो सबसे पहला कारण है कि बिहार में भारी उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग का अनुचित अनुपात नहीं था। मतलब कि चूँकि बिहार जो है मेनली आबादी वाला राज्य है, यहाँ पे उपभोक्ता ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद ना जब झारखंड एक था, झारखंड बिहार में था, तो उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा जो कि उतना यूजफुल नहीं था। अगर वही उसके जगह हम छोटे छोटे उपभोक्ता उद्योग लगाते तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता। हमारे यहाँ उद्योगों के लिए ना फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज का अभाव है। मतलब कि कच्चा माल की कमी है, फिर उसको आगे कहाँ पहुँचाना है उसकी काफ़ी यहाँ कमी है। गलत औद्योगिक नीति है, मतलब कि बिहार की आवश्यकता के अकॉर्डिंग नीति नहीं बनाई इतना दिनों में। कमज़ोर जो संरचना, रोड, सड़क, बिजली, पानी है। फिर सरकार की उदासीनता लिख सकते हैं। औद्योगिक नीति का अच्छा अभाव है। उद्यमती का अभाव है, मतलब कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रिस्ट जो नहीं आते हैं, और जो बैंक जो है ना लोन का नहीं दे पाते हैं। उसके बाद शेयर बाजार के प्रति उदासीनता है। विधि शासन मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमारे यहाँ है। फिर और शिक्षा, गरीबी, बेरोजगार, ये सब ना उद्योगों के पिछड़ेपन का मिलने आपका कारण है। अब उपाय देखिए क्या क्या करना चाहिए। बिहार में उपभोक्ता उद्योग की स्थापना की जाए, कृषि आधारित खाद्य उद्योग, डेयरी, मछली उत्पादन को जोर दिया जाए, चीनी मिल का उद्धार किया जाए। क्योंकि अभी देखिए मतलब 22-23 चीनी मिल, लेकिन वही 8 या 10 चल रहे हैं। कितना गलत बात है ये। फिर निजी नहीं, अगर जो खराब है या जो जिसका अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसको प्राइवेट में बेच दिया जाए। बिहार में पर्यटन, IT, मनोरंजन आदि में काफ़ी संभावना है। लघु कुटीर उद्योग लगाया जाए। आधारभूत संरचना के विकास पर बेहतर करना चाहिए। रेल, सड़क, बिजली, पानी देना चाहिए। और जो कुशल मानव जो संसाधन अपने पास है उसको बेहतर करना चाहिए। ऊर्जा संकट की समस्या को सामना करना चाहिए। बिजली का सुविधा देना चाहिए। विधि व्यवस्था अच्छा करना चाहिए। स्थानीय वस्तुओं की सहायता से उद्योग लगाए जाए, जैसे कि बिहार में मखाना, आम, केला, लीची, तंबाकू, शहद, मिर्च, आलू, प्याज, मछली, ये सब का उद्योग लगना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे उत्पाद जो है ना खराब भी हो जाते हैं। उद्यमियों को नियंत्रण और विशेष सुविधाएं जो है ना देनी चाहिए, जो कि जैसा भी बिहार सरकार कर भी रही है। FDI को बढ़ावा देना चाहिए। उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 16, फिर जो स्टार्टअप नीति 22, इस सबको ना अच्छी तरह से लागू करना चाहिए। तो वही चीज़ है। अलग देखिए, फिर मैं अलग से एक दिखा दिया हूँ। देखिए अगर आपको संभावना बिहार में दिखाना, देखिए एक तो कृषि आधारित उद्योग का संभावना है, उद्योग आधारित संभावना है, और सेवा आधारित उद्योग की संभावना है। ये 3 उद्योग लग सकता है, जैसे चीनी, गन्ना, ये सब कृषि आधारित है। उद्योग देखिए ये खनिज वाला है, और सेवा IT, पर्यटन, ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं। बाकी बिहार सरकार, अगर बिहार में देखा है मैंने 7 आपका औद्योगिक क्षेत्र है मोटा मोटी। चावल का इलाका है जहाँ पे लगभग सभी भाग में है। चीनी उद्योग है, फिर जूट उद्योग है। पश्चिमी मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश में गंगा के किनारे बरौनी ये सब में है। फिर पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र में है। सोन घाटी में कुछ प्रदेश में है। कैमूर, रोहतास में इंडस्ट्री है। फिर गया के इलाके में। ये ना 7 औद्योगिक प्रदेश को बिहार में जो है ना इसको बांट के आप देख सकते हैं। बाकी बिहार का क्या प्रयास कर रहे हैं, वही बिहार औद्योगिक नीति लाया था 2016 में, प्रोत्साहन नीति लाया गया था, निवेश नीति लाया गया था, स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया है। उसके बाद कौशल विकास ट्रेनिंग, युवा कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है। फिर हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। तार के पेड़ का उत्पादन को ना मार्केट में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद्य उद्योग लगाया जा रहा है, खाद्य उद्योग लगाया जा रहा है। फिर मेगा फूड जोन बनाया जा रहा है, खगड़िया, रोहतास में बना है। फिर हैंडलूम को क्लस्टर बनने का बात किया जा रहा है। इथनॉल नीति आया है, चर्म वस्त्र नीति आया है, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया गया है। तो ऐसे करके आप इस आंसर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका ये जाति जनगणना है, इसमें क्या करना है आपको कि देखिए सिंपल का इसमें मोटा मोटी क्या लिखना है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना घोषणा की है। मतलब जून 2022 में हो गया था, और लास्ट बार देश में 1931 में हुआ था। 11 में भी हुआ था, लेकिन उसका ना आंकड़ा जारी नहीं किया गया था। अब यहाँ पे बिहार में ये हो रहा है। तो आप ये देखिए इसमें सिंपल लिखा, मैं बात करता हूँ कि इसका क्या लाभ होगा। फिर देखिए इससे सरकार मूल्यांकन कर सकती है कि किस जाति से कौन सी समस्या विद्यमान है। गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, शिक्षा, अच्छी बात है इसके लिए। अगला यहाँ लिखता है, ये जो है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव एरर को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। वस्तुतः कुछ समुदाय लिस्ट में लाभ ना होने से वंचित रह जाते हैं, तो कुछ जो है ना लाभार्थी अनावश्यक यूज कर लेते हैं। मतलब इसमें पहचान होगा कि हाँ भाई किनको चाहिए किनको नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा
संसाधनों का उचित बंटवारा हो सकेगा आर्टिकल 39C के तहत। आरक्षण को प्रभावी बनाए मदद मिलेगा, मतलब कि किन को आरक्षण होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। जातिगत सशक्तिकरण से ही जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो सकता है। नेक्स्ट आप जनसंख्या जानकारी प्राप्त होगी कि लिंगानुपात क्या है, मृत्यु दर क्या है, जीवन प्रतिशत क्या है, ये सब पता चल जाएगा। सोशल जस्टिस के लिए तार्किक डेटा का उपयोग करना संभव है, जातिगत जनगणना से ऐसा संभव हो पाएगा, ये लिख सकते हैं। सातवां की संवैधानिक मूल्यों के मतलब जैसे आर्टिकल 46 या ऐसे चीज़ों का हम इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ समस्या आएगा, जैसे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, वोट बैंक में वृद्धि होगा, सत्ता दल जाति विशेष कुछ चुनाव जीत सकता है, ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जातीय संघर्ष बढ़ सकता है, आरक्षण की मांग में और वृद्धि हो सकता है, जाति आधारित क्षेत्रीय दलों की स्थापना होगी तो और भी तरह मामला गड़बड़ होगा, कहने मतलब, और सामाजिक सहिष्णुता के ताने बाने पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अंत में वही कि जनगणना की आगे की राह क्या होना चाहिए। गोपनीयता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, आर्टिकल 19 जैसा कहा जाता है। उपयोग को नियमित करने के लिए स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, केवल सामाजिक हित के कार्यों पर, इन्हें की राजनीति में काम हो, सामाजिक और आर्थिक हो, आर्थिक लिख लीजिए, इन्हें की राजनीतिक दृष्टि से करने में ये तो खतरा हो जाएगा ना। इस प्रकार जातिगत जनगणना दो-धारी तलवार की भांति, जिसका आदि अच्छे से प्रयोग किया गया तो ये हमारे राज्य के लिए अच्छा है, नहीं तो कई तरह की चुनौतियाँ मिलेगी। यदि इसका तार्किक समुचित उपयोग किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये आपके लिए देखिए मेंस का ये अगर पूछेगा तो इसको लिख दीजिएगा, ठीक ना। बाकी जो है ना, आज जो 16 मार्च का जो भी इम्पोर्टेंट खबर था वो मैं बता दिया, 2 मैं मॉडल फंड डिस्कस कर दिया। अब कल जो है ना जो भी खबर आएगा उसको हम देखेंगे। बाकी कई लोग कह रहे हैं कि जो MCQ को लेकर कि MCQ लाइए, तो एक ही दिन जब बनेगा ना MCQ, मैं अपनी टीम को बोला हूँ MCQ बनाने के लिए, जब वो टीम इसको MCQ बना देगा तो मैं उसका भी डिस्कस कर दूंगा। हालांकि अभी जितना भी मैं बता रहा हूँ PT और बेंच तो क्लास के साथ बोल ही देता हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। बाकी जब आएगा तो उसको कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी जो है ना इसको लिखें और करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।